कहानी एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड से शुरू होती है जहां बर्फ के सिवा कुछ नहीं। ह्यूमंस ने कभी मौसम को कंट्रोल करने के लिए बड़ी मशीन्स बनाई थी, मगर वो मशीन्स आखिरकार खराब हो गईं, जिससे पूरा प्लैनेट एंडलेस आइस के नीचे जम गया। अब बचे हुए कुछ लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में रहते हैं, जिन्हें कॉलोनीज कहा जाता है। इनमें से एक कॉलोनी के अंदर अचानक अलार्म बजने लगता है। दो खौफजदा आदमी एक नैरो कॉरिडोर से भागते हुए नजर आते हैं, जो बचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कोई एक्सट्रीमली डेंजरस चीज उनका पीछा कर रही है। वो तब तक भागते हैं जब तक कि वो एक दरवाजे तक ना पहुंच जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दरवाजा लॉक होता है। वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिलने से इनकार कर देता है। इससे पहले कि वो बच सके, उनका पीछा करने वाला उन्हें पकड़ लेता है और उन दोनों को मार देता है। इसी दौरान एक दूसरी कॉलोनी में सैम नाम का एक शख्स बाहर फ्रीजिंग कोल्ड में सैटेलाइट डिश की रिपेयर कर रहा है। काम के दौरान वो देखता है कि कई लोग एक बीमार आदमी को कॉलोनी से बाहर ले जा रहे हैं। बीमार आदमी उनसे मिन्नत करता है कि उसे ठीक होने के लिए सिर्फ एक दिन दे दे, लेकिन मेसन नाम का शख्स सुनने से इनकार कर देता है। मेसन का मानना है कि उन्होंने बीमार आदमी पर पहले ही बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ज़ाया कर दिए हैं। कॉलोनी के रूल्स को इग्नोर करते हुए मेसन फौरन अपनी गन उसकी तरफ तान लेता है। रूल्स के मुताबिक बीमार पर्सन को यह चूज करना होता है कि वो गोली खाए या बर्फ में मरने के लिए बाहर चला जाए। सैम फौरन इंटरवीन करता है और मेसन को रूल याद दिलाता है। वो उसे बताता है कि बीमार शख्स को अपनी किस्मत का फैसला खुद करने की इजाजत होनी चाहिए, रूल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हालांकि मेसन कोई सिंपैथी नहीं दिखाता। वो उस शख्स को मौके पर ही गोली मार देता है और क्लेम करता है कि यह कॉलोनी की सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जब सैम अंदर वापस आता है तो उसे एहसास होता है कि कॉलोनी में हर एक के लिए लाइफ कितनी मुश्किल हो चुकी है। रहने वाले निहायत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक बहुत ही तंग जगह में रहते हैं। इस वजह से वो एक मामूली कोल्ड से भी खौफजदा रहते हैं। लास्ट टाइम जब कॉलोनी में फ्लू फैला था तो उसने एक ही हफ्ते में 20 लोगों को हिलाक कर दिया था। ऐसी डिजास्टर्स को रोकने के लिए उनके लीडर ब्रिग्स ने एक सख्त रूल बनाया है। जो भी बीमार होता है उसे फौरन क्वारंटीन में भेज दिया जाता है। रूल्स के मुताबिक अगर बीमार शख्स क्वारंटीन के बाद ठीक नहीं होता है तो उसे दो ऑप्शंस में से एक चूज करना होता है। वो या तो गोली खाकर जल्दी मर सकते हैं या एंडलेस आइस में बाहर जा सकते हैं। बहरहाल मौत लाजमी है। इन सख्त लॉज के बावजूद कॉलोनी के लोग जिंदा रहने के लिए कोशिश करते हैं। वो एक दूसरे का साथ देते हैं और फूड के लिए सीड्स उगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन अब वो नहीं रही जो हुआ करती थी। हर साल फूड और रिसोर्सेज में कमी आती जा रही है। कॉलोनी में अक्सर ऐसी दूर दराज जगह के बारे में अफवाहें फैलती हैं जहां मौसम जन्नत की तरह गर्म और ब्यूटीफुल है। हालांकि सैम का मानना है कि ये अफवाहें कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं है। सैम बाद में लीडर ब्रिग्स के पास जाता है और उसे बताता है कि मेसन ने बीमार आदमी को जबरदस्ती मारकर रूल तोड़ दिया है। ब्रिग्स ये सुनकर खुश नहीं होता, लेकिन इस वक्त उसके पास एक बहुत बड़ा मसला है। वो दोनों कम्युनिकेशन रूम की तरफ भागते हैं। वहां कूपर कुछ खौफनाक न्यूज सुनाता है। वो कहता है कि उसे कॉलोनी 5 से मुसलसल अलार्म सिग्नल मिल रहा है, लेकिन उस कॉलोनी से कोई भी उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा। सिचुएशन की सीरियसनेस को महसूस करते हुए ब्रिग्स फौरन अनाउंस करता है कि आधे घंटे में एक मीटिंग होगी। इसी दौरान सैम विक्टर से मिलने जाता है, जो कॉलोनी में एनिमल्स की देखभाल का जिम्मेदार है, लेकिन वहां की सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। विक्टर बताता है कि रैबिट्स का आखिरी झोल मुर्दा पैदा हुआ था। अब उनके पास सिर्फ 12 रैबिट्स बचे हैं। इनमें से सिर्फ एक फीमेल है। सबसे बड़ा मसला यह है कि दूसरे रैबिट्स उसके साथ मेटिंग करने से इनकार कर देते हैं। इसका मतलब है कि कॉलोनी में फूड की कमी जल्द ही मजीद खराब हो जाएगी। इधर ब्रिग्स मेसन से उसके केयरलेस बिहेवियर के बारे में पूछगछ करने जाता है, लेकिन मेसन ने जो कुछ किया उस पर कोई अफसोस नहीं दिखाता। वो अपने एक्शंस को डिफेंड करते हुए कहता है कि जो लोग लॉन्ग वॉक के लिए बाहर जाते हैं वो आखिरकार वापस आएंगे और वो खाना खाएंगे जो वो छोड़ गए थे। बाद में सैम अपनी गर्लफ्रेंड काई से मिलने जाता है। काई प्लांट्स और रैबिट्स के लिए फूड सप्लाई में बिजी है। उसे पक्का यकीन है कि वेदर कंट्रोल मशीन्स अब भी बर्फ के नीचे कहीं दफन है। उसके मुताबिक वो मशीन्स अब भी काम करने के काबिल हो सकती है। उम्मीद छोड़ने से इनकार करते हुए वो मशीन को तलाश करने के लिए अपने रेडार डिवाइस से एरिया को स्कैन करना जारी रखती है। थोड़ी देर बाद कॉलोनी में हर कोई मीटिंग के लिए जमा होता है। डेक्स्टर अपनी बीवी को कई बार खामोशी से कहता है कि सबके सामने ना खांसे। वो नहीं चाहता कि कोई सस्पिशियस हो। जब सैम उनके पास से गुजरता है तो उसका ऑब्जर्वेशन उसे जल्द ही ये एहसास दिलाकर वो दोनों बीमार हैं। सैम उनकी बात काटता है और उन्हें फौरन अपने रूम्स में वापस जाने को कहता है। हालांकि डेक्स्टर घबरा जाता है और टॉपिक बदलने की कोशिश करता है। वो क्लेम करता है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक है। इसी वक्त ब्रिग्स पहुंचता है और सबको कॉलोनी 5 की अलार्मिंग सिचुएशन से इन्फॉर्म करता है। वो अनाउंस करता है कि वो पर्सनली वहां क्या हुआ ये जानने के लिए एक टीम की लीड करेगा। मेसन फौरन ऑब्जेक्ट करता है। वो दलील देता है कि हमें इतने मुश्किल टाइम में अपने आदमियों और रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्रिग्स मेसन के प्रोटेस्ट को इग्नोर कर देता है। ब्रिग्स फिर डेक्स्टर से इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होने को कहता है। सैम पहले से ही जानता है कि डेक्स्टर और उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सैम डेक्स्टर की जगह लेने और मिशन में शामिल होने के लिए खुद वॉलंटियर करता है।
वो बताता है कि डेक्स्टर को कॉलोनी के टरबाइन सिस्टम की देखभाल के लिए पीछे रहना चाहिए। ग्रेडन नाम का एक नौजवान भी मिशन के लिए वॉलंटियर करता है। हालांकि उसके बाप विक्टर इस ख्याल की सख्त मुखालिफत करते हैं। टीम बनाने के बाद ब्रिग्स अपनी एब्सेंस में काई को कॉलोनी का चार्ज सौंप देता है। अचानक डेक्स्टर की बीवी सबके सामने स्नीज देती है। इससे कमरे के अंदर फौरी पैनिक फैल जाता है। लोग डर के मारे अपने चेहरे ढांक लेते हैं और कपन से पीछे हटने लगते हैं। डेक्स्टर और उसकी बीवी को फौरन क्वारंटीन में ले जाया जाता है। मेसन एक बार फिर शिकायत करता है, इस बात पर इंसिस्ट करता है कि उनका फौरी टेस्ट किया जाना चाहिए। ब्रिग्स गुस्से से उसे डांटता है और अनाउंस करता है कि उनके बारे में कोई फैसला उसके मिशन से वापसी तक नहीं किया जाएगा। फिर एक शॉर्ट सीन एक नौजवान लड़के को दिखाता है जो एक शदीद ब्लिजर्ड में चलने की स्ट्रगल कर रहा है। वो आगे बढ़ते हुए पावरफुल विंड के खिलाफ लड़ रहा है। अचानक वो अपनी मां को फ्रोजन ग्राउंड पर डेड पड़ा देखता है। ये सीन उसे मुकम्मल तौर पर शॉक में डाल देता है। इसी लम्हे सैम अचानक बेदार हो जाता है। मालूम होता है कि ये उसकी मां की मौत के बारे में महज एक नाइटमेयर था। काई उसे तसल्ली देती है और उसे याद दिलाती है कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसकी गलती नहीं थी। अगले दिन टीम अपने डेंजरस सफर का आगाज करती है। उन्हें एंडलेस फ्रोजन लैंड और पावरफुल विंड्स के दरमियान कई मीलें पैदल चलना पड़ता है। जैसे ही वो एक डिजर्टेड पुराने टाउन से गुजरते हैं, उन्हें एक पुरानी वेदर वेन मिलती है। एक लम्हे के लिए ये डिस्कवरी सबको थोड़ी उम्मीद देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मशीन टूटी हुई है और अब काम नहीं कर रही। मजीद सफर के बाद टीम आखिरकार एक पुराने ब्रिज तक पहुंच जाती है। वो उसे क्रॉस करने के लिए एहतियात से तैयारी करते हैं। ब्रिज कई सालों से डेजर्टेड था और अब निहायत खराब हालत में था। उसे क्रॉस करना एक्सट्रीमली डेंजरस था और इससे उनकी जान भी जा सकती थी। जैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, ब्रिज का एक हिस्सा अचानक ब्रिग्स के कदमों के नीचे गिर जाता है। वो ठीक वक्त पर पीछे हट जाता है। अगर वो एक सेकंड भी देर करता तो कोई बड़ी डिजास्टर हो सकती थी। जब वो आखिरकार ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो उन्हें करीब ही खड़ी एक कार मिलती है। कार के साथ एक आदमी की लाश पड़ी है जिसके हाथ में अभी भी गन है। जब वो कार के अंदर देखते हैं तो वो उस आदमी के पूरे फैमिली को अंदर डेड देखकर हैरान रह जाते हैं। ये जल्द ही क्लियर हो जाता है कि इस शख्स ने अपनी जान लेने से पहले अपने ही फैमिली को मार दिया था। उसने शायद ऐसा इसलिए किया ताकि उसके प्यारे इस फ्रोजन स्केरी वर्ल्ड में तकलीफ न उठाएं। बर्फ में कई मीलें पैदल चलने के बाद तीनों आदमियों को आखिरकार एक क्रैश्ड हेलीकॉप्टर मिलता है। वो रात उसके अंदर ठहरने का फैसला करते हैं। ग्रेडन ने अपनी पूरी लाइफ में कभी एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नहीं देखा। इस वजह से हेलीकॉप्टर का सीन उसे बहुत हैरान करता है। वहां रेस्ट करते हुए ब्रिग्स घर की सिचुएशन के बारे में पूछने के लिए कॉलोनी से कांटेक्ट करता है। कूपर उसे इन्फॉर्म करता है कि डेक्स्टर और उसकी बीवी की कंडीशन खराब हो रही है। मेसन मुसलसल इस बात पर इंसिस्ट कर रहा है कि उनका फौरी टेस्ट किया जाना चाहिए। यह सुनकर ब्रिग्स कूपर को सख्ती से कहता है कि अगर मेसन कंट्रोल संभालने या अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करे तो वो उसके खिलाफ फोर्स यूज कर सकता है। बाद में उस रात जब वो बात कर रहे होते हैं, ग्रेडन को हेलीकॉप्टर के अंदर एक पुराना मैगजीन मिलता है। दूसरे उसे इस बारे में टीज करते हैं। ब्रिग्स फिर बताता है कि ये वही जगह है जहां उसे कई साल पहले साम मिला था। ये सुनकर साम ग्रेडन को अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि जब वो बच्चा था, उसका फैमिली और कई दूसरे लोग पुरानी माइनिंग टनल्स में छुपे हुए थे। आखिरकार उनका सामान मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। वो सरवाइव करने के लिए अपने डॉग्स और यहां तक कि अपने हॉर्सेस को खाने पर मजबूर हो गए। इसके बाद साम के बाप और चंद दूसरे आदमी मदद की तलाश में करीबी टाउन के लिए रवाना हुए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। जल्द ही माइन के अंदर लोग एक के बाद एक मरने लगे। सिचुएशन खराब होती देखकर साम ने अपनी मां और छोटी बहन को किसी सेफ जगह ले जाने की कोशिश की। बदकिस्मती से वो एक पावरफुल ब्लिजर्ड में फंस गए। स्टॉर्म के दौरान वो एक दूसरे से अलग हो गए। साम ने अपनी मां या बहन को दोबारा कभी नहीं देखा। वो बताता है कि अगर उस दिन ब्रिग्स उसे न ढूंढता तो वो भी वहां मर जाता। अगले दिन तीनों आदमी आखिरकार कॉलोनी 5 पहुंच जाते हैं। वो मेन गेट के बाहर ब्लड स्टेन्स देखकर फौरी तौर पर शॉक में आ जाते हैं। जैसे ही वो कॉलोनी में दाखिल होते हैं, उन्हें हवा में धुएं की एक अजीब स्मेल महसूस होती है। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो उन्हें मजीद खून मिलता है। ये वही कॉरिडोर है जो कहानी के शुरू में दिखाया गया था। कॉलोनी में तकरीबन 50 लोग रहते थे, लेकिन मुकम्मल खामोशी सिचुएशन को मजीद अनसेटलिंग बना देती है। ब्रिग्स इरेडन को गन थमाता है। तीनों एहतियात से कॉलोनी की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। जिस कॉरिडोर में भी वो दाखिल होते हैं, उन्हें दीवारों पर खून और फर्श पर बिखरा हुआ सामान मिलता है। इस पॉइंट पर उन्हें यकीन हो जाता है कि कोई भी जिंदा नहीं बच सका होगा। अचानक वो एक बंद कमरे से एक अजीब आवाज सुनते हैं। साम फौरन दरवाजे का लॉक तोड़ देता है। जब दरवाजा खुलता है तो वो अंदर जमीन पर एक आदमी को पड़ा हुआ देखते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाते हैं, लेकिन अचानक वो आदमी डर से चीखने लगता है और उनसे अपनी जान बख्शिश की भीख मांगता है। इस आदमी का नाम लेलैंड है। तीनों आदमी उसे फौरन यकीन दिलाते हैं कि वो दुश्मन नहीं है। लेलैंड उनसे प्लीड करता है कि इससे पहले कि वो उसे फूड या वाटर दें, दरवाजा दोबारा बंद कर दें। वो कई दिनों से इस कमरे के अंदर फंसा हुआ था। लेलैंड ने बताया कि कुछ दिन पहले कॉलोनी ने अपना एंटेना ठीक किया था और एक मैसेज रिसीव किया था।
उसने फिर उन तीनों के लिए वो मैसेज प्ले किया। स्क्रीन पर एक वीडियो नजर आई जिसमें एक आदमी ऐसी जगह खड़ा था जहां बर्फ नहीं थी। उस शख्स ने बताया कि उसके ग्रुप ने सक्सेसफुली वेदर कंट्रोल मशीन की रिपेयर कर ली है। मशीन ठीक करने के बाद उनके एरिया में जमी हुई बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी। अब उनके पास फर्टाइल लैंड थी जहां क्रॉप्स उगाई जा सकती थी। उन्हें सिर्फ फार्मिंग शुरू करने के लिए कुछ सीड्स की जरूरत थी। बदकिस्मती से वीडियो उस जगह का सही लोकेशन जाहिर करने से पहले ही कट गई। लेलैंड ने मजीद बताया कि उन्होंने मैसेज के सिग्नल का पीछा करने की कोशिश की। उन्होंने वीडियो में दिखाई गई वार्म प्लेस को तलाश करने की उम्मीद में एक टनल भी खोदी। कॉलोनी की टीम ने उन्हें इस मिशन पर भेजा था। हालांकि वो कभी उस जगह को तलाश करने में कामयाब नहीं हो सके। इसके बजाय रास्ते में किसी एक्सट्रीमली डेंजरस चीज ने उन्हें ढूंढ लिया और कॉलोनी तक उनका पीछा किया। सामने लेलैंड से मैप पर उस जगह की निशानदेही करने को कहा। ब्रिग्स ने फिर लेलैंड से वादा किया कि वो उसे सेफली अपनी कॉलोनी वापस ले जाएंगे, लेकिन लेलैंड कमरा छोड़ने के ख्याल से ही मुकम्मल तौर पर डर गया था। तीनों आदमियों ने जो कुछ भी फूड और सप्लाईज मिल सकता था जमा किया। आखिरकार उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया और लेलैंड को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उन्हें कॉलोनी में टेरिफाइंग नॉइजेस गूंजती हुई सुनाई दी। लेलैंड इतना डर गया कि वो वापस कमरे में भागा और दोबारा दरवाजा बंद कर लिया। अब ब्रिग्स, साम और ग्रेडन के पास उसके बगैर ही आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही वो कॉलोनी की डेप्थ में गए, उन्हें डिस्टर्बिंग स्क्रीम्स और जोर जोर से बजने की आवाजें सुनाई दी। जल्द ही उन्होंने आगे टॉर्चेस की फ्लिकरिंग लाइट देखी। जब वो करीब पहुंचे तो उनके सामने वाले सीन ने उन्हें मुकम्मल शॉक में डाल दिया। उन्होंने एक आदमी को ह्यूमन बॉडी के पीसेस करते हुए देखा। उसके गिर्द कॉलोनी के बहुत से रेजिडेंट्स की लाशें थीं। कई दूसरे लोग करीब बैठे ह्यूमन मीट खा रहे थे। अचानक बुचर ने उनकी प्रेजेंस को महसूस किया और अटैक करने के लिए उनकी तरफ लपका। सामने फौरन रिएक्ट किया और उसे 1 सेकंड के अंदर गोली मार दी। गोली की आवाज ने कई और कैनिबल्स को अलर्ट कर दिया जो बॉडीज के ढेर में छुपे हुए थे। उनका लीडर जोर से चिल्लाया। फौरन ही वो सब कॉरिडोर्स में ब्रिग्स, साम और ग्रेडन का पीछा करने लगे। साम ने कैनिबल लीडर के कान पर गोली मारी और एक और अटैकर को मार दिया, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। उन्हें स्लो करने के लिए ब्रिग्स ने पीछा करने वाले ग्रुप की तरफ डायनामाइट की एक स्टिक फेंकी। केओस के दौरान ग्रेडन एक्सीडेंटली दूसरों से अलग हो गया। इससे पहले कि वो बच पाता, कैनिबल्स ने उसे घेर लिया और उस पर अटैक कर दिया। ब्रिग्स और साम वापस आए और अटैकर्स का बहादुरी से मुकाबला किया। वो उनमें से कई लोगों को एक एक करके मारने में कामयाब हो गए, लेकिन जब उन्होंने ग्रेडन को चेक किया तो बहुत देर हो चुकी थी। ग्रेडन मर चुका था। उनके पास उसकी मौत का सोग मनाने का भी वक्त नहीं था। मजीद कैनिबल्स पहले ही उनका पीछा कर रहे थे। सीढ़ियों से ऊपर भागते हुए साम ने एक और कैनिबल को गोली मारी, लेकिन जल्द ही उसकी बुलेट्स खत्म हो गई। ब्रिग्स ने फिर अटैकर्स को स्लो करने के लिए स्टेयर्स का एक हिस्सा तोड़ दिया। बदकिस्मती से एक और कैनिबल पहले ही वहां वेट कर रहा था। ब्रिग्स ने एक ब्रूटल स्ट्रगल में उसका मुकाबला किया। एक सख्त मुकाबले के बाद वो उसे गोली मारने और मारने में कामयाब रहा। जल्द ही बाकी कैनिबल्स पहुंच गए। उनके लीडर ने अपने साथी की लाश देखी और गुस्से से चिल्लाया। जैसे ही ब्रिग्स और साम फरार हुए, ब्रिग्स ने मेन गेट पर डायनामाइट की एक और स्टिक फेंकी। धमाके ने मेन टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया और कॉलोनी की तरफ जाने वाला रास्ता मुकम्मल ब्लॉक कर दिया। बच जाने वाले दोनों पर्सन्स ने एंडलेस फ्रोजन लैंड पर हौलनाक सर्दी में अपना सफर जारी रखा। जब उन्हें आखिरकार एक पुराना हेलीकॉप्टर मिला तो ब्रिग्स ने फैसला किया कि उन्हें रात वहीं गुजारनी चाहिए। टेम्परेचर तेजी से गिर रहा था, जिसकी वजह से सफर जारी रखना बहुत डेंजरस था। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए उन्होंने उन कैनिबल्स के बारे में बात करना शुरू की जिनका उन्होंने सामना किया था। ब्रिग्स ने कहा कि जब ह्यूमन सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं तो वो खौफनाक काम कर सकते हैं। उसने फिर अपनी आर्मी के टाइम की एक स्टोरी सुनाई। ब्रिग्स ने बताया कि एक क्राइसिस के दौरान तकरीबन 20,000 लोग एक स्टेडियम के अंदर जमा हुए थे। सोल्जर्स फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और डॉक्टर्स बीमारों का इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि एक बार जब फूड सप्लाई खत्म हो गई तो सिचुएशन जल्द ही केओस का शिकार हो गई। जिन लोगों के पास वेपन्स थे उन्होंने कमजोरों से खाना और सामान छीनना शुरू कर दिया। आखिरकार सीनियर ऑफिसर्स को सख्त डिसीजंस लेने पर मजबूर किया गया कि किसे बचाया जा सकता है और किसे नहीं। उस वक्त मेसन ब्रिग्स की टीम में सर्व कर रहा था। मिलकर वो आखिरकार किसी सेफ जगह की तलाश में उस जगह से निकल गए। अगली सुबह जब सैम और ब्रिग्स बेदार हुए तो उन्हें एक अलार्मिंग बात मालूम हुई। कैनिबल्स बर्फ में उनके फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे और अब उनके बहुत करीब पहुंच चुके थे। सैम परेशान हो गया कि कैनिबल्स आखिरकार उनकी कॉलोनी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ब्रिग्स ने उन्हें रोकने के लिए फौरन एक प्लान बनाया। वो दोनों जितना तेज हो सके भागे और जल्द ही उसी पुराने ब्रिज पर पहुंच गए जिसे उन्होंने पहले क्रॉस किया था। वहां उन्होंने ब्रिज के एक टूटे हुए हिस्से पर जंप लगाई और नैरो पाथ पर डायनामाइट की एक स्टिक रख दी। वो फिर करीब ही कुछ टूटे हुए वुडन प्लैंक्स के पीछे छुप गए। बदकिस्मती से तेज हवा ने डायनामाइट का फ्यूज बुझा दिया। सैम उसे दोबारा जलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ब्रिग्स ने उसे पीछे धक्का दे दिया और खुद करने का फैसला किया। फ्रीजिंग विंड ने फ्यूज जलाना निहायत मुश्किल बना दिया था। इसी दौरान
कुछ कैनिबल्स ने ब्रिज के डिस्ट्रॉयड सेक्शन को क्रॉस करने की कोशिश की। उनमें से कई स्लिप हुए और सीधे नीचे बर्फानी डेप्थ में जा गिरे। आखिरकार ब्रिग्स डायनामाइट जलाने में कामयाब हो गया, लेकिन भागने के बजाय वो वहीं ठहरा। उसने जानबूझकर कैनिबल्स को करीब आने दिया और उनसे लड़ना शुरू कर दिया। उसका मकसद ज्यादा से ज्यादा कैनिबल्स को डायनामाइट की तरफ खींचना था। चंद लम्हों बाद ब्रिग्स के हाथ में डायनामाइट फट गया। जोरदार धमाके ने ब्रिग्स को फौरन हलाक कर दिया। धमाके ने ब्रिज का मिडिल सेक्शन भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे किसी का भी उसे क्रॉस करना इम्पॉसिबल हो गया। दूर से सैम ने महसूस किया कि दूसरी तरफ चंद कैनिबल्स अब भी बच गए हैं। यहां तक कि उनका लीडर भी वहां खड़ा था और उसे गुस्से से घूर रहा था। सैम जानता था कि वो मजीद वक्त जाया नहीं कर सकता। वो फौरन अपनी कॉलोनी की तरफ भागने लगा। इसी दौरान कॉलोनी के आउटपोस्ट पर मेसन अपनी मर्जी करने लगा था। डेक्स्टर और उसकी बीवी की मिन्नतों को इग्नोर करते हुए मेसन ने उन्हें जबरदस्ती क्वारंटीन से बाहर निकाल दिया। बगैर किसी हेजिटेशन के मेसन ने डेक्स्टर की बीवी को गोली मार दी। जैसे ही वो डेक्स्टर को भी मारने वाला था, काई अचानक पहुंच गई और मेसन पर गन तान ली। दोनों के दरमियान इस बात पर डिबेट होने लगी कि कॉलोनी की लीडरशिप और कंट्रोल कैसे होना चाहिए। अचानक उन्हें बाहर से सैम के चिल्लाने की आवाजें आईं। केओस का फायदा उठाते हुए डेक्स्टर फरार होने में कामयाब हो गया। काय फौरन सैम की मदद के लिए बाहर भागी। सैम शदीद सर्दी की वजह से बेहोश होकर बर्फ में गिर गया। जल्द ही मेसन भी वहां पहुंच गया। उसने काय को एक जोरदार वार से बेहोश कर दिया। कई घंटों बाद जब सैम को आखिरकार होश आया तो उसने खुद को आउटपोस्ट के अंदर पाया। गहरे दुख के साथ उसने विक्टर को इन्फॉर्म किया कि उसका बेटा ग्रेडन मिशन के दौरान मर गया है। इसी वक्त मेसन कमरे में दाखिल हुआ और सैम को हैंडकफ्स लगा दिए। मेसन ने फिर अनाउंस किया कि वो अब कॉलोनी का लीडर है। उसने फौरन कई सख्त नए लॉज इंट्रोड्यूस करवाए। फूड रेशन आधा कर दिया जाएगा, बीमारी का शुबा होने वाले किसी भी शख्स का फौरी टेस्ट किया जाएगा और जो भी काम करने से इनकार करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। सैम ने मेसन को कैनिबल्स के बारे में सब कुछ बताया। उसने वॉर्न किया कि उन्हें फौरन निकलकर वार्म प्लेस तलाश करने की जरूरत है, वरना कैनिबल्स आखिरकार उनकी कॉलोनी को ढूंढ लेंगे। हालांकि मेसन ने उसकी स्टोरी पर यकीन करने से इनकार कर दिया। उसने उसकी वार्निंग को इग्नोर किया और दूसरों के साथ चला गया। जाने से पहले एक नौजवान लड़के ने चुपके से सैम की हैंडकफ्स की कीज चुरा ली। उसने खामोशी से वो कीज सैम को थमा दी, बगैर किसी के नोटिस में आए। कॉलोनी के बाहर मेसन और विक्टर सराउंडिंग एरिया को किसी खतरे के लिए देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सस्पिशियस चीज नजर नहीं आई। विक्टर ने फिर मेसन को बताता है कि सैम झूठ नहीं बोल रहा था और इस बात पर इंसिस्ट करता है कि उन्हें अटैक के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। सिचुएशन को कंफर्म करने के लिए उन्होंने सिक्योरिटी कैमरास चेक करने का फैसला किया। इसी वक्त एक और आदमी भागा हुआ आया और रिपोर्ट दी कि सैम फरार हो गया है। इधर सैम जल्दी से काय को ढूंढने गया। उसने काय को एक कमरे के अंदर बंधा हुआ पाया। उसने उसे खोला और फ्री कर दिया। उसके बाद इन दोनों ने काय के कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए सिग्नल तलाश करना शुरू किया। पहले तो उन्हें कुछ न मिला, लेकिन रेडार का दोबारा स्टडी करने के बाद उन्होंने आखिरकार एक हॉटस्पॉट ढूंढ लिया। इस डिस्कवरी ने इस बात की तस्दीक की कि दुनिया में कहीं ना कहीं वाकई बर्फ पिघल चुकी है। वक्त जाया किए बगैर सैम और काय ने अपने बैग्स में ज्यादा से ज्यादा सीड्स भर लिए। वो फिर दूसरों को इस डिस्कवरी के बारे में वॉर्न करने के लिए भागे। हालांकि रास्ते में मेसन और उसके आदमियों ने उन्हें रोक लिया। मेसन ने एक बार फिर उन पर अपनी पावर दिखाने की कोशिश की। अचानक कॉलोनी के बाहर मेन दरवाजे से जोर जोर से बजने की आवाजें आईं। हर कोई फौरन पैनिक होकर सिक्योरिटी कैमरास चेक करने भागा। स्क्रीन पर उन्होंने जो देखा उसने उन्हें शॉक में डाल दिया। कैनिबल्स ब्रूटली मेन डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके लीडर ने फिर कैमरे के सामने डेक्स्टर का कटा हुआ सर लहराया और डिवाइस को तोड़ दिया। ये खौफनाक सीन देखकर मेसन को आखिरकार एहसास हुआ कि सैम सच बोल रहा था। उसने फौरन ऑर्डर दिया कि जो भी लड़ने के काबिल है उसे वेपन्स दिए जाए। बाकी तमाम लोगों को सेफ वॉल्ट के अंदर छुपने की इंस्ट्रक्शन दी गई। कूपर ने सिटीजन्स की वॉल्ट की तरफ लीड किया और एंट्री पॉइंट की हिफाजत की। इधर मेसन, सैम और आर्म्ड ग्रुप अपने वेपन्स के साथ कॉरिडोर में तैयार खड़े थे। वो उस लम्हे के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे थे जब दुश्मन दरवाजा तोड़कर अंदर आए। अचानक कॉलोनी के अंदर तमाम लाइट्स चली गई। चंद लम्हों बाद लाइट्स दोबारा ऑन हुई। मेन दरवाजा अब खुला था, लेकिन हैरानीकुन तौर पर कोई अंदर दाखिल नहीं हुआ। जल्द ही कॉलोनी की कॉरिडोर्स में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। अचानक कूपर के ऐन सामने एक वेंटिलेशन शाफ्ट से एक कैनिबल बाहर निकला। कूपर ने अपना डिफेंड करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कैनिबल ने उसे नीचे गिरा दिया और वॉल्ट के एंट्रेंस की तरफ भागा। इससे पहले कि वो अंदर दाखिल हो पाता, कॉलोनी के लोगों ने जल्दी से वॉल्ट का भारी दरवाजा उसके फेस पर बंद कर दिया। इसी दौरान दूसरी कॉरिडोर में एक छोटी बच्ची सबसे अलग हो गई थी। वो छुपने की जगह तलाश करते हुए हॉल में भटक रही थी। बदकिस्मती से एक कैनिबल ने उसे ढूंढ लिया और मार दिया। इसी वक्त मेसन और सैम के आर्म्ड ग्रुप को एक हौलनाक बात का एहसास हुआ। कैनिबल्स वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए कॉलोनी में दाखिल हुए थे। दुश्मन ने जल्द ही उन्हें घेर लिया और एक ब्रूटल वॉर शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान दोनों तरफ से लोग मर रहे थे, लेकिन चाहे वो कितने ही कैनिबल्स को मार दें, उनकी तादाद कम होती दिखाई नहीं दे रही थी।
केओस के दौरान सैम और काय लड़ाई से फरार होने में कामयाब हो गए। इधर विक्टर भाग भाग कर थक जाने के बाद तन्हा कैनिबल लीडर का मुकाबला करने का फैसला किया। विक्टर ने कैनिबल लीडर का बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन बदकिस्मती से वो वहशी लीडर आखिरकार उस पर हावी हो गया और उसे मार दिया। इसी दौरान जख्मी मेसन एक सेफ रूम की तरफ भागा, जहां कई वो लोग छुपे हुए थे जो वॉल्ट तक नहीं पहुंच पाए थे। मेसन अंदर भागा और जल्दी से अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। सैम और काय को बाहर ही छोड़ दिया। एन इसी वक्त कॉरिडोर में एक कैनिबल उनके करीब आया। ये देखकर अंदर मौजूद एक शख्स ने मेसन को एक तरफ धक्का दे दिया, दरवाजा खोला और सैम और काय को कमरे के अंदर खींच लिया। हालांकि केओस के दौरान एक और कैनिबल उनके साथ अंदर घुसने में कामयाब हो गया। काय ने फौरन रिएक्ट किया और उस कैनिबल को गोली मार दी। सब ने फिर जल्दी से दरवाजा दोबारा बंद किया, लेकिन वो सब जानते थे कि दरवाजा ज्यादा देर नहीं ठहरेगा। दूसरे कैनिबल्स पहले ही पहुंच चुके थे और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। खतरे को भांपते हुए सैम ने जल्दी से एक वेंटिलेशन शाफ्ट खोला। उसने सबको ऑर्डर दिया कि बचने के लिए नाली के जरिए उसके पीछे आए। मेसन ने भी जाने ही वाला था, लेकिन वो अचानक रुक गया। वो पीछे मुड़ा और मेसन को अपनी गन थमा दी। चंद सेकंड्स बाद कैनिबल्स दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और मेसन पर अटैक कर दिया। डेस्परेशन में मेसन ने करीबी गैस टैंक को गोली मार दी। गोली ने एक जोरदार एक्सप्लोजन किया। धमाके और आग ने बंकर के अंदर मौजूद तकरीबन सभी कैनिबल्स को हलाक कर दिया। हालांकि उनका लीडर धमाके से ठीक पहले एक वेंट में छुपकर बच गया। थोड़ी देर बाद वो वहशी लीडर वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए सैम तक पहुंच गया। उनके दरमियान फौरी तौर पर एक ब्रूटल फाइट शुरू हो गई। स्ट्रगल के दौरान नाली का एक हिस्सा अचानक टूट गया। वो दोनों नीचे एनिमल रूम में जा गिरे। लड़ाई वहां भी जारी रही। सैम ने जो कुछ भी मिला उसे अटैकर की तरफ फेंका, लेकिन वो पावरफुल आदमी सैम से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। उसने उसे मर्सिलेसली पीटना शुरू कर दिया। कैनिबल ने सैम को फर्श पर पटक दिया और उसे कमरे में ड्रैग करने लगा। इसी लम्हे सैम ने करीब ही एक नाइफ पड़ा हुआ देखा। मौका गनीमत जानते हुए उसने नाइफ पकड़ा और उस आदमी की टांग में घोंप दिया। इस बार सैम उस पर हावी हो गया। गुस्से और डेस्परेशन से भरे हुए सैम ने उस पर ब्रूटल अटैक किया। आखिरकार सैम ने कैनिबल लीडर को मारकर फाइट खत्म की और अपनी जान बचाई। जब सैम बाहर निकलने की कोशिश की तो उसने देखा कि पूरी कॉरिडोर अब आग से भरी हुई थी। बंकर के बाहर काय और बाकी सर्वाइवर्स पहले ही एक वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए फरार हो चुके थे। वो बाहर बर्फ में खड़े बंकर को फ्लेम्स में जलता हुआ देख रहे थे। इसी वक्त सैम आखिरकार रैकेज से बाहर निकला और उनके साथ शामिल हो गया। उसने सबको एनकरेज किया और उन्हें बताया कि अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। उन्हें वीडियो मैसेज में दिखाई गई वार्म प्लेस को तलाश करना होगा। छोटा सा ग्रुप फिर एंडलेस स्नो में एक साथ चलना शुरू हुआ। वो अपने साथ ये उम्मीद लेकर जा रहे थे कि कहीं आगे उन्हें रहने के लिए एक सेफ जगह मिल जाएगी। और उस उम्मीद के साथ कहानी खत्म होती है।